जय हिंद साथियों, मैं विक्रम कुमार BY ट्यूटोरियल अड्डा पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मोहम्मद गौरी। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का कैसे स्थापना हुआ, इसमें कौन कौन से वंश हुए, कौन कौन से शासक हुए, इसके बारे में देखते हैं। तो चलते हैं। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, जिसे दास वंश, मामलुक वंश, इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। दास वंश इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3 दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और बाद में दामाद भी था। और कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसे दास वंश कहना उचित नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास से मुक्त हो गए थे। जब खक्खर जनजाति से लड़ाई होने के बाद मोहम्मद गौरी वापस जा रहे थे, तो इसे कहा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास से मुक्त कर दिया जाए। उसके बाद इल्तुतमिश भी दास से मुक्त था, क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, उसे भी दास से बाद में मुक्त कर दिया गया था। तो देखते हैं, गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश का जो शासन काल था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक था, जो टोटल कितना था 84 वर्ष। खिलजी वंश, जिसका शासन काल 1290 से 1320 था, टोटल कार्यकाल इसका कितना था 30 वर्ष का। उसके बाद देखते हैं तुगलक वंश, जो 1320 से 1440 तक शासन करता है, टोटल 94 ईयर्स। सैयद वंश, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक था, टोटल 37 साल। लोधी वंश, जो सल्तनत वंश का अंतिम वंश था, 1451 से 1526 तक, जो टोटल 75 वर्ष शासन करता है। ये जरूरी है, ये चीज आप याद रखेंगे, 84, 30, 94, 37, 75, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है कि सबसे छोटा कार्यकाल कौन सा वंश का था दिल्ली सल्तनत में। तो सबसे छोटा किसका था? खिलजी वंश का। कितना? 30 साल। तो देखते हैं गौरी का जब मृत्यु हो, गौरी के दास, क्योंकि गौरी का कोई पुत्र नहीं था। जब वो वापस जा रहे थे तो वो अपने तीनों दासों में अपने साम्राज्य को बांट दिए थे। गौरी के 3 प्रमुख दास थे, यल्तुज, कुवाचा और ऐबक। यल्तुज सबसे बड़ा था, जिसे गजनी मध्य एशिया का क्षेत्र मिला था और अफगानिस्तान भी शामिल था। कुवाचा, जिसको सिंध तथा मुल्तान का क्षेत्र मिला था। ऐबक इन तीनों में से सबसे योग्य था, क्योंकि ऐबक गौरी के उत्तर भारत में बहुत से युद्ध को जीतने में सबसे ज्यादा काम किया था। ऐबक सबसे योग्य था, इसलिए इसको उत्तर भारत का प्रांत मिला तथा इसमें पंजाब, बंगाल और राजस्थान भी शामिल था। जो उत्तर भारत का क्षेत्र नहीं आता है, लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्र में ये तीनों राज्य भी शामिल थे। तो देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल क्या था? 1206 से 1210 तक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दास था, कुवाचा भी था, यल्तुज भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता स्थापित करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये लोग भी अपना सत्ता पे दावेदार थे। तो कुतुबुद्दीन ने चालाकी क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्तुज की बेटी से विवाह कर लिया और अपने संबंध को आगे बढ़ाया। देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये गौरी का दास था और ये तुर्क जाति का था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तुर्क जाति का, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम, दास, तुर्क। तो ये चीज याद रखिएगा भाइयों, क्योंकि वो तुर्क था।
दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 25 जून 1206 को लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। लाहौर इसकी राजधानी थी। बाद में इल्तुतमिश के टाइम में इसकी राजधानी दिल्ली हुई। ऐबक ने कोई सुल्तान की उपाधि खलीफा से नहीं धारण की थी और ना ही इसने कोई सिक्का चलाया था और ना ही इल्तुतमिश ने खुदमा में नाम लिखाया था। खुदमा क्या होता है? खुदमा एक धार्मिक प्रचलन था जिसमें नाम लिखवाया जाता था। तो इल्तुतमिश ने ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ना ही कोई सिक्का चलाया था अपने नाम का। ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। ऐबक को कुरान खां कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसे पूरा कुरान याद था। ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था। मोहम्मद गौरी इसे चंद्रमुखी भी कहते थे। इन्होंने 27 जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। किसको? 27 जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये भारत का सबसे पहला मस्जिद है। कौन? मस्जिद का नाम क्या है? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 जैन मंदिरों को तोड़वा के। कहाँ पे? दिल्ली में। अजमेर में सरस्वती मंदिर को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। वो किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में कहा जाता है कि वहाँ एक संस्कृत विद्यालय था, उसके प्रांगण में सरस्वती मंदिर था, जिसे तोड़वा के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा बख्तियार काकी, याद रखिएगा। ख्वाजा बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। पूरा नहीं करवाया, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया है। तो याद रखिएगा कि कुतुब मीनार किसकी स्मृति पे है? प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के स्मृति पे। कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? 227 मीटर। लुसेंट में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो 227 मीटर है। हसन निजामी एवं फक एक मुताबिर इसके दरबार में रहते थे। और कहा जाता है कि 1210 ईस्वी में चौगान, आज के डेट में जिसे हम लोग पोलो बोलते हैं, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। इसका जो मकबरा है वो कहाँ है? लाहौर में। लाहौर कौन क्या था? लाहौर ऐबक की राजधानी थी। इसके बाद देखते हैं आराम शाह एक योग शासक नहीं हो पाया, एक अयोग शासक था। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। इल्तुतमिश कौन था? यह ऐबक का दास था। बाद में इसकी शादी ऐबक की बेटी से होती है और ये ऐबक का दामाद भी होता है। ये ऐबक का दास और दामाद दोनों था। बाद में इसे दासकर्ता से मुक्त कर दिया गया। किसको? इल्तुतमिश को। तथा ये इलवरी जाति का तुर्क था। कौन? इल्तुतमिश। इसके पिता का नाम था क्या? इलक खां। इसके पिता का नाम क्या था? इलक खां। देखिए, इसके समय बहुत सारे संकट आए। इल्तुतमिश के समय बहुत सारे संकट आए थे।
उधर से चंगेज खान मंगोल भी आक्रमण कर रहे थे। बंगाल के कुछ शासक भी विद्रोह कर रहे थे। सरदार लोग भी विद्रोह कर रहे थे। और भी जो दास थे, जैसे कि गौरी के सामंत लोग जो थे वो लोग भी विद्रोह कर रहे थे कि नहीं, शासन हम करेंगे, हम इसका शासन संभालेंगे। क्योंकि इल्तुतमिश कौन था? दासों का दास था। क्योंकि एक तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, किसका? मोहम्मद गौरी का। उसके बाद इल्तुतमिश ऐबक का दास था। तो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम दासों के दास को अपने शासक मानेंगे। तो इल्तुतमिश ने इससे अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कठोर कदम उठाया और उसने सैनिक स्थापना की। उन्हें एक अस्थायी सैनिक का स्थापना भी किया। तो देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने इसने इक्ता व्यवस्था शुरू की। अब इक्ता व्यवस्था क्या है? इक्ता व्यवस्था वो है जिसमें अपनी, जब इसके पास इतना सारी दुविधाएं थी अपने शासन को चलाने के लिए, तो उसके लिए इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की। अब देखते हैं इक्ता व्यवस्था क्या था। जब इनके पास अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इतना सारी परिस्थितियां उत्पन्न खड़ी हो रही थी, बंगाल में भी मंगोल भी आ रहे थे और जो सामंत वर्ग थे, गौरी के सामंत थे, तो उन लोगों ने कहता था कि हम शासन करेंगे। तो उससे जीतने के लिए और उससे जीत के अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इन्होंने सैनिक की स्थापना की। और जिससे सैनिक को वेतन के बदले भूमि दिया जाता था, चाहे वो सैनिक हो चाहे गैर सैनिक अधिकारी हो, सबको भूमि के बदले वेतन के बदले भूमि दिया जाता था, जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। और जो भूमि लेते थे उसे इक्तादार कहते हैं। दो तरह के होते थे इक्तादार, एक छोटे इक्तादार, एक बड़े इक्तादार। जो बड़े इक्तादार होते थे वो लोग गैर सैनिक अधिकारी कहलाते थे। जो छोटे इक्तादार होते थे वो लोग सिर्फ सैनिक सेवा करते थे। ठीक है, तो देखते हैं यह भूमि जो होता था वो भूमि को हम लोग इक्ता कहते थे और भूमि लेने वाले को इक्तादार कहते थे। इल्तुतमिश ने चांदी के टंका और तांबे के जीतल का प्रचलन किया तथा दिल्ली में रक्षा स्थापित की। तो याद रखेंगे कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि चांदी का टंका या जीतल किसने चलाया, या फिर चांदी के किसे कहते थे? टंका को, और तांबे को जीतल कहते थे। हाँ, तो और इसने क्या किया था? अपने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपने साम्राज्य के सामने, अपने दरबार के सामने घंटी लगवाई थी। और जो जिसको न्याय चाहिए था, हाँ, जिसको न्याय चाहिए था वह लाल वस्त्र पहन के और घंटी को बजाता था तो उसे न्याय मिलता था। यह व्यवस्था किसने किया था? इल्तुतमिश ने। फिर देखते हैं वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके पहले जो आए आराम शाह, आपका ऐबक, ये सब ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, नहीं कोई सिक्का चलाया। ये पहला था जिसने सिक्का भी चलाया, उसके बाद सुल्तान की उपाधि भी धारण की और स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किया इल्तुतमिश ने। प्रांतीय सेना दल-ए-चालिसा, जिसे चहलगामी कहते थे। ये तीनों चीज की व्यवस्था इसने क्यों की? क्योंकि इसके बहुत सारे शत्रु थे। बंगाल में भी विद्रोह हो रहे थे, सरदार लोग भी विद्रोह कर रहे थे, उधर चंगेज खान भी आ रहे थे, और जो गौरी के सामंत थे वो लोग भी इनके विद्रोही थे। तो अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकि हमें कोई हरा ना सके, हमें कोई गद्दी से निकाल ना सके, इसके वजह से इन्होंने ये चीजें की। तो इनको याद रखिएगा कि हस्म एकल क्या होता है?
केंद्रीय सेना होता है। हस्म ए अवरास क्या होता है? प्रांतीय सेना होता है। कंफ्यूज होता है कहाँ पे? यहाँ पे क्या हस्म ए कल्प को कभी प्रांतीय सेना बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि हस्म ए कल्प क्या होता है? केंद्रीय सेना होता है। और पूछा जाता है क्वेश्चन की दल-ए-चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने या फिर चहलगामी? क्या था वो? 40 दलों का, 40 सरदार का, इसके दासों का एक गठन था अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए। और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो 40 सरदारों का, जो दासों का जो दल था, उन्होंने ही इल्तुतमिश को अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। आगे देखते हैं, गंगा दोआब के महत्व को समझने वाला सबसे पहला कौन था? सुल्तान, वो इल्तुतमिश था। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? याद है? 1215 में। वो इन्हीं के शासन काल में हुआ था और इन्होंने हरा दिया था किसको? यल्तोज को। इन्होंने किसको हराया था? यल्तोज को। और 1221 ईस्वी में जब चंगेज खान के आक्रमण हो रहा था तो उसको इन्होंने अपने कूटनीतियों से क्या किया था? टाल दिया था। क्योंकि चंगेज खान जिसके पीछा करते हुए आ रहे थे सिंधु नदी तक, वो सिंधु नदी तक वो पहुंच गए थे, तो जिसका पीछा करते हुए आ रहे थे उनको इल्तुतमिश ने क्या किया? शरण नहीं दिया, जिसके वजह से मंगलों के आक्रमण से इल्तुतमिश बच गए। अपने जीवन काल में ही वंशानुगत उत्तराधिकारी की परिपाटी आरंभ कर दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। इससे पहले कोई ऐसा नहीं था जो अपने जीवन काल, अपने मरने से पहले ही मेरा अगला कौन उत्तराधिकार बनेगा, मेरा साम्राज्य का अगला शासक कौन बनेगा, इसको किसने प्रारंभ किया? इल्तुतमिश ने। सिक्के पे खलीफा का नाम अंकित करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। और एक महत्वपूर्ण काम ये भी किया है इल्तुतमिश ने, वह क्या है? दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी पहले कहाँ थी? ऐबक के समय कहाँ? लाहौर में। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया? दिल्ली किया। इसको? राजधानी को। तो दिल्ली को लाहौर से राजधानी स्थानांतरित किसने किया? इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। भारत में मकबरे का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने। इसे भारत में मकबरा का शुरुआत जो किया, इसे मकबरा का पिता कहा जाता है भारत में। ठीक है। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने बनवाया अपने बेटे के लिए। इन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया और दिल्ली में इन्होंने खुद का मकबरा बनवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने ही मकबरे के निर्माण को भारत में लाया है। देखते हैं, दिल्ली में हौज शमसी, तुर्क भवन, श्वेत भवन, हरा भवन का निर्माण करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। कहाँ पे करवाया ये सारे भवनों का निर्माण? दिल्ली में। इसके देखते हैं, इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे। जुनैदी था इनका मंत्री। रेहला के लेखक मिन्हाजुल सिराज जो इनका प्रधानमंत्री था। इन बड़े बड़े विद्वान इनके दरबार में रहते थे। अप्रैल 1336 में वामियान अभियान के क्रम में बुखार की वजह से इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसके बाद देखते हैं इन्होंने एक और कार्य क्या किया था कि 1228 ईस्वी में कुबाचा को इन्होंने सिंध छोड़कर, कुबाचा से 1228 ईस्वी में जब युद्ध किया तो कुबाचा को ये सिंध छोड़कर भागने पे मजबूर नहीं किया था, बल्कि सिंधु नदी में डूब कर उसे मरने के लिए बाध्य कर दिया था और वह सिंधु नदी में डूब के ही मर गया था। कौन? कुबाचा। तो ये था हम लोग का दिल्ली सल्तनत में पड़े। एवं उसके बाद बहराम शाह जो एक
अयोग्य शासक था, योग्य शासक नहीं बन पाया। उसके बाद इल्तुतमिश पढ़े हम लोग। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। इनके बाद भी बहुत सारे शासक आए जो अयोग्य थे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे बलबन। देखेंगे अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बलबन ने कौन कौन से नीति अपनाई, कौन कौन से नियम कानून अपनाए और अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाया। तो भाई दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवीजन करें। आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप जरूर इनका नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। जय हिंद, जय भारत।